वेलकम टू द स्टडी फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। मैं नवनीत कुमार हूं और आज पॉलिटिकल साइंस की आज चौथी क्लास है। इससे पहले वाली 3 क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, इससे जस्ट पहले वाली यानी थर्ड क्लास में हमने पढ़ा हुआ था यूएस पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, यानी यूएस में सरकार कैसे है, सरकार का क्या ढांचा है, कैसे सरकार चलाई जाती है। उसमें हमने पढ़ा हुआ था यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने पढ़ा हुआ यानी संसदीय प्रणाली हमने पढ़ा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क पढ़ा हुआ था, रिपब्लिक क्या होती है यानी गणतंत्र क्या होती है, संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है। ठीक, उससे पहले वाली हमने क्लास में हमने पढ़ा हुआ था जो स्विट्जरलैंड का गवर्नमेंट यानी स्विट्जरलैंड पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। तो उसमें हमने पढ़े थे सबसे पहले जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पे फेडरल सिस्टम है, रिपब्लिक सिस्टम है। ठीक, उसके बाद वहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। ये सारे चीज हमने पढ़ा हुआ था। तो उसी सीरीज में आज का जो क्लास है, आज हम पढ़ने वाले हैं यूएस पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, यानी यूएस में सरकार कैसे होती है, शासन व्यवस्था का क्या स्ट्रक्चर है वहाँ पे, इन चीज़ों के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो आज की क्लास में वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है इसकी चर्चा हमने करी हुई थी, फिर से थोड़ा सा देख लेंगे इस बार। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हिंदी में हो गया प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। ठीक, दूसरा फीचर्स इसका क्या है, तो यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संघात्मक सरकार यहाँ पे चलाई जाती है। संघात्मक सरकार क्या होती है और इसके जस्ट अपोजिट में यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हिंदी में राष्ट्रपतीय प्रणाली या अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक, रिपब्लिक सिस्टम, हिंदी में गणतंत्र। इसके जस्ट अपोजिट में हमने पढ़ा हुआ था यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की विधिवत प्रणाली। ये 5 चीज वहां के फीचर्स है यूएस पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। ठीक, तो एक लाइन में अगर हमको बोलना होगा जो यूएस की सरकार को एक लाइन में डिफेंड करें, एक लाइन में मतलब डिफाइन करें, तो हम बोल सकते हैं फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स, इसको कैसे बोलेंगे, संघात्मक लोकतांत्रिक गणतंत्र के साथ राष्ट्रपतीय प्रणाली। ठीक, तो वहां के पॉलिटिकल सिस्टम की हम चर्चा करें तो इतने सारे चीजें हैं जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। जो वहां पे फेडरल फॉर्म कैसा है, ठीक, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होती है, रिपब्लिक तो हम जानते हैं, फिर देखेंगे। ठीक, तो ये सारे चीजें यूएस पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वहां के फेडरल सिस्टम के बारे में, फेडरल सिस्टम के बारे में, जो फेडरल सिस्टम कैसा है। तो फेडरल सिस्टम के बारे में देखने के लिए हम पढ़ चुके हैं जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार। ये चीज के बारे में
हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है एकात्मक और फेडरल सिस्टम? तो फेडरल सिस्टम में हमने देखा क्या, फेडरल सिस्टम में हम देखे क्या, जो 2 लेवल पे सरकार बनी हुई थी, एक केंद्र में और एक राज्य में। केंद्र में जो सरकारें होगी, जैसे केंद्र में जो विधायिका होगी, जो कार्यपालिका होगी, जो न्यायपालिका होगी, उसका क्षेत्र जो है वो केंद्र को दिए गए सब्जेक्ट ही होंगे। जैसे केंद्र को जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, जैसे कि फॉरेन अफेयर हो गया, रेलवे हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो केंद्र को मिले हुए हैं, उस केंद्र को उस क्षेत्र में उस सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की विधायिका को होगी, उस क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार राज्य की विधायिका को होगी, और न्याय करने का अधिकार भी वहां की न्यायपालिका को होगी। और जो सब्जेक्ट राज्य को मिले हुए हैं, ठीक ना, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, रोड हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट राज्य को मिले हुए हैं। और राज्य और इस पर शासन करने का कार्य राज्य की कार्यपालिका करेगी। इन सब्जेक्टों के ऊपर कानून बनाने का काम राज्य की विधायिका करेगी, और न्यायिक क्षेत्र राज्य की न्यायपालिका के पास रहेगी। इस तरीके से हम केंद्र और राज्य 2 लेवल पे ऑथोरिटी डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, 2 माने यहाँ पे मिनिमम 2 लेवल पे गवर्नमेंट होती है, कहीं कहीं पे 3 लेवल पे भी होता है। जैसे इंडिया में यहाँ पे 3 लेवल पे गवर्नमेंट होती है, यानी सब्जेक्ट का बंटवारा 3 लेवल पे कर दिया गया है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट को डील करेंगे, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट जो लोकल रीजनल गवर्नमेंट जो सब्जेक्ट है उसको डील करेंगे, और एक थर्ड लेवल पे जिसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो 1991-92 में हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको पंचायती राज्य बोलते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पंचायत 2 चीजों के इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये लोकल मुद्दे जो ग्राम लेवल पे, जो छोटे शहर लेवल पे जो मुद्दे हैं, जैसे नली गली बनाना, वाटर पानी बनाना, साफ सफाई करना, कचरा फेंकना, ये सारे चीजें लोकल गवर्नमेंट के हिस्से में आती है। इस तरीके से पावर का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सारा पावर एक सरकार में नहीं इतना होकर के पावर का यहाँ पे बंटवारा हो गया। ठीक, जबकि इसके और इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल कनाडा है, इसका एग्जाम्पल ब्राजील है, इसका एग्जाम्पल यूएसए है, इंडिया है। ठीक, अगर हम यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यूनिटी फॉर्म गवर्नमेंट में सिर्फ एक सिंगल गवर्नमेंट होती है। ठीक, उसके नीचे दूसरा गवर्नमेंट नहीं होती है, यानी पावर का बंटवारा नहीं होता, सारा पावर सारा शक्ति एक सरकार में नहीं होती है। यहाँ पे लोकल ओरिजिनल गवर्नमेंट नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो दे आर क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे है। ठीक, यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है 2 या 2 से अधिक लेवल पे होते हैं। तो फिर अभी हम चर्चा कर रहे हैं यूएसए के बारे में। तो यूएसए में कैसा, तो यूनिटी तो है नहीं, यूएसए में कैसा है, तो फेडरल सिस्टम है। तो कैसा है, तो शुरुआत में जब 1776 में, ठीक, ये 1776 तक यूएसए किसके अंदर था, तो ब्रिटिशर्स के अंदर था, ब्रिटिशर्स के अधीन था ये यूएसए। ठीक, तो 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की जब घोषणा हुई तो यहाँ पे 13 कॉलोनीज को आजादी मिली। 13 कॉलोनीज को आजादी मिली। इस तरीके से मान लो, इस तरीके से कॉलोनीज है, 13 कॉलोनीज को आजादी मिली। ठीक, तो क्या हुआ, इन 13 कॉलोनीज को यह डर था जो फिर से कहीं बाहर से कोई आक्रमणकारी आके फिर से हमको कंट्रोल ना कर ले, हमको गुलाम ना बना दे। तो इससे बचने के लिए इन 13 कॉलोनीज ने एक साथ रहना मंजूर किया, और इन्होंने एक संघ का निर्माण किया, एक यूनियन का निर्माण किया। यहाँ पे ये सब मिलके एक यूनियन का निर्माण किया। ठीक, इन्होंने एक साथ रहना शुरू किया और एक यूनियन का निर्माण किया, ये 13 कॉलोनीज ने। ठीक, और जारी किया। हाँ, चलिए हम यूएसए फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो अभी का जो यूएसए है उसमें क्या है, सेंटर में एक फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक, जिसको ये पास बाय कैमरल लेजिस्लेशन है, यानी द्विसदनीय विधायिका है इसके पास, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक, यानी केंद्र में एक
फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट है जिसके पास बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। साथ ही साथ जो स्टेट हैं यानी टोटल 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं। इस 50 राज्य में एक एग्जीक्यूटिव होगी, एक लेजिस्लेशन होगा और एक जुडिशरी होगी। ठीक, इस 50 के पास एक विधायिका होगी हर एक। इस तरीके से हम देख रहे हैं केंद्र में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक, जिसके पास बाइकैमरल 2 सदनीय विधायिका होगी और एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसके साथ ही वहां पे 50 राज्य अभी हो गए हैं, ठीक, तो 50 राज्य, हर एक राज्य में एक गवर्नमेंट की स्थापना की गई। गवर्नमेंट का मतलब उसके तीनों अंग, यानी हर एक राज्य में एक कार्यपालिका होगी, एक विधायिका होगी और एक न्यायपालिका होगी। इस तरीके से वहां पे एक मजबूत फेडरल गवर्नमेंट और दुनिया का फर्स्ट फेडरल गवर्नमेंट और दुनिया का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये वहां पे हो चुके हैं। अभी हमको देखना है जो यूएस के जो फेडरल गवर्नमेंट है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो किसी भी फेडरल गवर्नमेंट में हम जानते हैं जो 2 लेवल पे सरकार होती है, एक केंद्रीय लेवल पे और एक राज्य की लेवल पे। तो यूएसए भी एक फेडरल गवर्नमेंट है। तो फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम इन यूएसए, ठीक, विशेषता क्या है, यानी संघात्मक ढांचा जो अमेरिका में है की विशेषता क्या क्या है। संघात, तो सबसे पहला हम जानते हैं जो सरकार 2 लेवल पे है, तो यूएसए में भी 2 लेवल पे सरकार होगी, एक केंद्र में एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, प्लस वहां पे 50 राज्य हैं तो 50 स्टेट गवर्नमेंट होगी। इस फेडरल गवर्नमेंट पर को शासन करने के लिए, यानी गवर्नमेंट का मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। इस हर एक स्टेट में भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ठीक, ऐसा है। अभी फेडरल गवर्नमेंट जो शासन करेंगे, ये जो काम करेंगे, ये जो कानून बनाएंगे, ये जो न्यायिक क्षेत्र इसके अधीन आएंगे, उसके लिए जो सब्जेक्ट हैं वो बांट दिया गया है। यानी सेंट्रल लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट होते हैं, उसके ऊपर ये इसके अधीन आएंगे। प्लस ये स्टेट लेवल पे जो लिस्ट दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट, ठीक, स्टेट लिस्ट, तो उसके ऊपर ये इसके अधीन आएंगे। दूसरा क्या है, तो दूसरा है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी, जबकि यहां पे अमेरिका के हर एक स्टेट के पास ईच स्टेट हैज देयर ऑन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक स्टेट के पास एक संविधान होगा, हर एक स्टेट के पास एक संविधान होगा। तीसरा और क्या फीचर्स हैं, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फेडरल गवर्नमेंट में जो संविधान होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब होता है इसमें अमेंड करना, इसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक। तो कैसे मुश्किल काम होता है, तो हम जानते हैं जो अमेरिका का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर संशोधन करने के लिए उसके जो केंद्र के दोनों हाउसेस हैं, हर एक हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से 2/3 मेजोरिटी, टोटल 435 लोग हैं, यानी 2/3 मेजोरिटी से यहाँ से पास होना है। इसके बाद वो सीनेट के पास जाएगा, सीनेट में 100 मेंबर हैं, यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से पास होना होगा। उसके बाद ये 50 राज्य हैं, 50 स्टेट हैं, हर एक स्टेट की विधायिका, यानी 3/4 स्टेट, यानी 50 हैं, ठीक, यानी 36-37 स्टेट से उसकी सहमति मिलनी चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, तो वो एक्ट जो है वो अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा।
संवैधानिक संशोधन कानून वो बन जाएगा। इस तरीके से इतना जटिल प्रक्रिया है। सो वहां पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद और चौथा क्या है, तो वहां पे डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता वहां पे दी जाती है। अगर मान लेते हैं जो अमेरिका का कोई आदमी जो है वो कैलिफोर्निया में रहता है, इस स्टेट में रहता है, कैलिफोर्निया स्टेट में रहता है, तो इस व्यक्ति, मान लेते हैं कोई ए नाम का व्यक्ति कैलिफोर्निया में रहता है, तो इस ए के पास दो नागरिकता होगी। एक अमेरिकन होगा, वो एक अमेरिकन प्लस वो जो कैलिफोर्निया जिस स्टेट में रहता है, इस कैलिफोर्निया की नागरिकता उसके पास होगी। इस तरीके से दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप वहां के नागरिकों को दी जाती है, एक केंद्र की और दूसरा राज्य की। ठीक, और क्या है, बाय कैमरल लेजिस्लेशन होगा, बाय कैमरल लेजिस्लेशन, यानी द्विसदनीय विधायिका होगी, द्विसदनीय विधायिका होगी। इस तरीके से ये फीचर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की, किसी भी फेडरल गवर्नमेंट की, जहां पे सरकार का बंटवारा होता है। ठीक, जो सब्जेक्ट है शासन करने के लिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, दोहरी नागरिकता चाहिए, द्विसदनीय विधायिका चाहिए, ये सारी चीजें तो अमेरिका में ये सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर हमको ये देखना है, जो केंद्र में एक फेडरल गवर्नमेंट होगी और 50 राज्य हैं, तो हर एक राज्य में एक एक फेडरल गवर्नमेंट होगी। तो ये फेडरल सिस्टम वहां पे है। अगर ये यूनिटरी रहता, अगर ये एकात्मक गवर्नमेंट रहता, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता, तो सिर्फ एक ही सरकार रहती, ये नहीं रहता, इसका पावर भी इसी के पास रहता। अगर ये रहता तो इसके अधीन रह के काम करता। अभी क्या है, अभी फेडरल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली इसको जो सब्जेक्ट दिए गए उसके ऊपर ये शासन करेगा, और राज्य को जो सब्जेक्ट मिले हुए हैं राज्य, तो उसके ऊपर ये राज्य इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से शासन करेगा। ये है आपका फेडरल। लेकिन यूनिटरी में ऐसा नहीं है, सारा शक्ति एक ही सरकार यहाँ पे होगी, उसी के पास होगा, और कोई नीचे में जो सरकार होगी तो इसी सरकार के अधीन रह के काम करेगा। तो ये है आपका फेडरल सिस्टम यूएसए का, यानी एक केंद्र में सरकार और 50 राज्य में सरकार। बस कानून कैसे बनाए जाते हैं, वहां की विधायिका कैसी है, वहां की कार्यपालिका क्या है, वहां पे न्यायपालिका क्या है, तो हमको सारे क्वेश्चन का आंसर ये मिल जाएगा इधर से। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट। तो देखिए ऐसा, इसका लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। तो वहां की जो विधायिका है उसको कांग्रेस कहते हैं। जैसे इंडिया की जो विधायिका है केंद्र में उसको पार्लियामेंट कहते हैं, तो वहां पे जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं। इसके 2 हाउसेस हैं, इस कांग्रेस के 2 हाउसेस हैं। इस कांग्रेस के कितने हाउसेस हैं? 2 हाउसेस हैं। एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, और दूसरा जो सदन है उसको बोलते हैं सीनेट। जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा, वैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लोअर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस, और सीनेट को अपर हाउस कहते हैं। सीनेट को क्या कहते हैं? अपर हाउस। इसमें 435 मेंबर होते हैं, ठीक, और इसमें 100 मेंबर होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है, ये प्रतिनिधित्व होता है पीपल्स, लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट
स्टेट, ये राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है। किस चीज में प्रतिनिधित्व करता है? तो केंद्र में जो कानून बनाए जाएंगे उस कानून बनाने में जो लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा वो ये हाउसेस करेगा, और जो 50 राज्य हैं उसको प्रतिनिधित्व जो करेगा वो ये सीनेट है। ये हाउसेस राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है। टोटल वहां पे 50 राज्य हैं। हर एक राज्य से 2 सदस्य आते हैं, हर एक राज्यों को 2 सदस्य दिया गया, टोटल 100। यानी मान लेते हैं कोई वहां पे एक राज्य है कैलिफोर्निया, जिसके जो बहुत बड़ा राज्य है, जिसके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी उसको 2 सीट ही यहाँ पे मिला हुआ है। 2 लोग ये चुन के भेजेंगे, ये 2 लोग पूरे कैलिफोर्निया को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लेते हैं एक है अलास्का, एक छोटा राज्य है, कम पॉपुलेशन है, फिर भी इसको 2 मेंबर यहाँ पे आएंगे। ये 2 लोग इस पूरे अलास्का को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई। ठीक, अभी इसका जो क्वालिफिकेशन है, इसके सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, यानी वो यूएस का सिटीजन होना चाहिए। ठीक, उसके बाद 30 साल इसका उम्र होना चाहिए, उम्र 30 साल होना चाहिए, और 9 ईयर से वो यूएस में रह रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं तो यूएस का सिटीजन तो है लेकिन वो किसी और देश में रह रहा है, ऐसा नहीं। वो 9 ईयर से 9 साल से कंटिन्यूअसली यूएस में रह रहा होना चाहिए। ये उसकी सिस्टम है, क्वालिफिकेशन है। अभी इलेक्शन कैसा होता है? तो शुरुआत में यानी 1930 से पहले इसका जो जैसे अलास्का है, इसका जो 2 मेंबर का चुनाव, अलास्का का जो लेजिस्लेटिव मैं बताया था ना, राज्य का भी अपनी विधायिका है, तो इस अलास्का राज्य की जो विधायिका, ये विधायिका के मेंबर इसको चुन के यहाँ पे भेजते थे। लेकिन 1913 में 17th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 17वीं संशोधन के बाद इस 2 लोगों का चुनाव, इस 2 लोग का चुनाव अमेरिका के सिटीजन्स, ये अलास्का से 2 लोग को चुनना है, तो अलास्का के सिटीजन्स इस 2 लोग का पॉपुलर वोट के द्वारा ये चुन के आएंगे। यानी इसका भी चुनाव लोग करेंगे, जिस स्टेट से आने हैं उस स्टेट के लोग करेंगे। तो कैलिफोर्निया के 2 लोग को जब इसमें आने होंगे तो कैलिफोर्निया के जो सिटीजन्स हैं, ये सिटीजन्स इस 2 लोग का इलेक्शन करेगा। ठीक, इस तरीके से पॉपुलर वोट के द्वारा नहीं, 17 अमेंडमेंट के बाद, 17 अमेंडमेंट से पहले यानी 1913 से पहले इसकी विधायिका करती थी। कैलिफोर्निया की विधायिका ही 2 लोगों को चुनती थी, अलास्का की विधायिका ही 2 लोगों को चुनती थी। लेकिन 1913 के बाद जब संविधान में 17वीं संशोधन किया गया, इसके बाद इसका चुनाव भी वहां के आम लोग करने लगे। इस तरीके से जब चुन के आ जाएंगे तो इसका टर्म जो है 6 ईयर का होगा। इसका टर्म जो है वो 6 ईयर का टर्म होगा। ठीक, टर्म 6 ईयर का होगा। टोटल 100 मेंबर हैं, तो 2 साल में 2 ईयर में 1/3 मेंबर रिटायर करेंगे। इस तरीके से वहां पे हिसाब लगाया गया है। अगले 2 साल में फिर से 1/3 और उसी अगले 2 साल में फिर से 1/3। इस तरीके से जब 1/3 रिटायर करेंगे तो उसी समय 1/3 चुन के आ जाएंगे, फिर अगले साल 1/3 रिटायर करेंगे तो 1/3 चुन के आ जाएंगे। इस तरीके से यह एक कंटिन्यूअस एंड नेवर डिजॉल्विंग हाउसेस है, यानी ये कभी विघटन इसका नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है। ये है आपका सीनेट अपर हाउसेस, ये आपका सीनेट अपर हाउसेस। अगर हम बात करें लोअर हाउसेस की यानी रिप्रेजेंटेटिव की, तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट पीपल, वहां के लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है, वहां के लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इलेक्टेड कहां से होते हैं? तो इलेक्टेड बाय पीपल, वहां के लोग उसको इलेक्ट भी करते हैं। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे था ना, वो पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करता था, राज्यों के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, यानी हर एक राज्य से, चाहे वो छोटा हो, कम पॉपुलेशन का हो, या बड़ा हो, ज्यादा पॉपुलेशन का हो, 2 लोग चुन के आने थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डिपेंड डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन। किसी भी राज्य में कितना इसके मेंबर होगा वो डिपेंड करता है वहां के पॉपुलेशन के ऊपर।
जैसे अगर कैलिफोर्निया की बात करें तो वहाँ पे 53 मेंबर यहाँ से आएंगे चुन के 435 में से। अगर हम अलास्का की बात करें तो वहाँ पे 2 मेंबर आएंगे, एक मेंबर आएंगे इस हाउस। तो हमने देखा क्या, जो वहाँ पे जो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर किन राज्यों से कितने आएंगे वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। यहाँ पे राज्यों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। अगर कैलिफोर्निया का पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ से 53 मेंबर आएंगे, अगर अलास्का से पॉपुलेशन ज्यादा है कम है तो यहाँ से 1 मेंबर आएंगे, जबकि दोनों हाउसेज से सीनेट के लिए 2 मेंबर आएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम देख लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर, हाउस ऑफ सीनेट के मेंबर। अभी इसका क्वालिफिकेशन क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहला 25 ईयर एज होना चाहिए, ठीक। दूसरा यूएस सिटीजन होना चाहिए, अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, ठीक। तीसरा चीज यूएस में 7 ईयर से कंटिन्यूअसली रह रहा होना चाहिए। इस तरीके से वहां का क्वालिफिकेशन है। अभी इसका इलेक्शन वहां के लोग जनरल इलेक्शन के द्वारा करेंगे। इसका टर्म जो होगा एक बार चुनने के बाद 2 साल के लिए होगा, ठीक। टर्म 2 साल के लिए होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, 2 साल के लिए ये लोग आएंगे, 2 साल के बाद फिर से ये रिन्यू होगा, फिर से री इलेक्शन किया जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। इस तरीके से हमने देखा क्या, 2 हाउसेस हो गए थे, एक में 435 मेंबर, एक में 100 मेंबर। एक अपर हाउस है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एक लोअर हाउस है जो वहां के सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ किस चीज में रिप्रेजेंट करेगा, तो विधायिका कानून बनाने में, केंद्र में जो कानून बनेंगे या संशोधन होंगे उसकी विधायिका में ये काम करते हैं। अभी हम देखेंगे ये दोनों का काम क्या क्या है। रिप्रेजेंटेटिव में 435 मेंबर और इसमें 100 मेंबर, ठीक। अभी सबसे पहला काम लॉ बनाना या प्रेजेंट लॉ में अमेंड करना, या तो संशोधन करेंगे या नया कानून बनाया जाएगा। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कोई भी कानून अगर बनाने होते हैं तो सबसे पहले वो कानून किसी भी हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी आ सकता है डायरेक्टली, या सीनेट में, किसी भी हाउसेस में आ सकता है। तो अगर हम बात करें कोई भी कानून, सबसे पहले उसका बिल जो है, बिल विधेयक वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इंट्रोड्यूस हुआ, इस हाउसेस में आया, ठीक। जैसे इसमें इंट्रोड्यूस होगा, सबसे पहला प्रक्रिया इंट्रोड्यूस हुआ इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, ये बिल चला जाएगा एक कमिटी के पास, ये बिल चला जाएगा एक कमिटी के पास। इस कमिटी में इस बिल के ऊपर रिसर्च होगा, डिस्कशन होगा, और अगर इस बिल में कुछ बदलाव करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस करके कमिटी वोटिंग के लिए भेज देगा। अभी फ्लोर पे 435 मेंबर हैं, इनके बीच वोटिंग होगा। अगर यहाँ पे मेजोरिटी से ये बिल पास हो गया, अगर पास नहीं हुआ तो बिल तो यहीं भी खत्म हो गया। अगर पास हो गया मेजोरिटी से ये बिल, अगर बिल पास हो गया तो ये बिल चला जाएगा फिर कहाँ पे, सीनेट के पास। सीनेट में भी जैसे ही ये बिल इंट्रोड्यूस होगा यहां से पास होने के बाद, तो ये बिल चला जाएगा सबसे पहले एक कमिटी के पास। सेम प्रक्रिया, कमिटी में यहाँ पे रिसर्च होगा, डिस्कशन होगा, और कुछ बदलाव करने हैं तो वो बदलाव होने के बाद वोटिंग के लिए आएगा। वोटिंग में अगर मेजोरिटी से ये बिल पास हो गया, तो अगर मान लो सेम चेंजेस के साथ अगर दोनों हाउसेस उस बिल को पास कर देते हैं तो ये बिल चला जाए कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना, साइन के लिए, यानी अप्रूवल के लिए, ठीक। तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हो सकते हैं, या तो बिल को अगर अप्रूव करेगा, यानी साइन कर देगा, तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। यानी कानून कैसे बन गया, तो सबसे पहले बिल यहाँ पे आया, इंट्रोड्यूस हुआ, कमेटी के पास गया, उस पर डिस्कशन हुआ, अगर कुछ उसमें चेंज करने हैं तो वो चेंजिंग होगा, फिर वोटिंग होगा, चेंजिंग के बाद अगर वोटिंग में पास हो गया विथ चेंजेज तो वो बिल चला जाएगा सीनेट के पास। अगर सीनेट में जाने के बाद जैसे ही आएगा फिर कमेटी के पास जाएगा, वहां पे रिसर्च होगा, डिस्कशन होगा, और
फिर कुछ बदलाव करने हैं तो बदलाव होगा। सेम बदलाव के साथ अगर दोनों हाउसेस बिल को पास कर देते हैं तो बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा, अपना अप्रूवल दे देगा, तो वो बिल कानून बन जाएगा। इस तरीके से अमेरिका में कानून बनाए जाते हैं। दूसरा तरफ अगर वो रिजेक्ट कर देता है, अगर मान लेते हैं कोई बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हुआ, सीनेट से पास हुआ और राष्ट्रपति उस पर साइन करने से मना कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में दो चीज हो सकते हैं, या तो वो बिल रिजेक्ट हो जाएगा या इसके रिजेक्शन के बाद भी अगर विधायिका को मन है जो वो बिल को पास होना है तो क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी से उस रिजेक्शन के बाद उस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास कर दे और सीनेट से पास कर दे, तो बिना राष्ट्रपति के साइन के वो बिल एक्ट बन जाएगा, वो बिल एक्ट बन जाएगा। ये समझ में आया ना। अगर राष्ट्रपति मना कर दे उस बिल को अप्रूव करने के लिए और विधायिका का मन है जो ये बिल होना चाहिए, तो रिजेक्शन के बाद वो बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अगर पास कर दे सिंपल मेजोरिटी से और सीनेट भी पास कर दे सिंपल मेजोरिटी से, तो राष्ट्रपति के साइन की जरूरत नहीं है, वो बिल अपने आप एक्ट बन जाएगा। ठीक। तीसरा चीज, अगर राष्ट्रपति जो है मतलब कोई डिसीजन ना ले उस बिल के, यानी अनसाइंड रह जाए, ठीक ना, उस पर सिग्नेचर ना करे और इसी दौरान अगर इसका विधायिका का सेशन खत्म हो जाए, सेशन जो सत्र होता है ना, हमेशा तो नहीं बैठा रहता है, जो सत्र होता है वो सत्र खत्म जाए तो वो बिल अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी, वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। ये सारे चीज एक ही सेशन में होने होते हैं, ये सारे चीज एक ही सेशन में होने होते हैं, ठीक है ना। अगर अनसाइन रह जाए और इसका सेशन खत्म हो जाए तो वो बिल अपने आप खत्म हो जाएगा, नया सेशन में फिर से वो बिल इंट्रोड्यूस होगा, यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, इसके बाद इसके पास आएगा। इस तरीके से वहां पे कानून बनाने की प्रक्रिया। तो सबसे पहला काम विधायिका का ये कानून बनाने का है, ये कानून बनाने का है सबसे पहला कार्य। ठीक। अभी देखते हैं दूसरा कार्य। हाँ, दूसरा चीज अगर संशोधन करने हैं संविधान में, अमेंडमेंट करने हैं, तो क्या होगा। अमेंडमेंट करने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए वो बिल, फिर सीनेट के पास आएगा, सेम चीज इंट्रोड्यूस होगा, कमेटी के पास आ जाएगा, उसमें रिसर्च होगा, डिस्कशन होगा, कुछ चेंजेस वो होगा, फिर इसके पास आएगा, यहाँ भी 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा। फिर 50 जो स्टेट हैं, तो 50 स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है, जो विधायिका है, इस 50 में से 3/4 विधायिका अगर पास कर दे तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद वो संविधान संशोधन वो मंजूर किया जाएगा और वो एक अधिनियम बन जाएगा। इस तरीके से वहां पे संविधान में संशोधन किया जाता है। उसके बाद इस विधायिका का और सबसे काम है, और काम क्या है, तो पहला फाइनेंशियल बिल के ऊपर इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का प्रिविलेज ज्यादा है, ठीक है ना। यानी मनी बिल के ऊपर, यानी पैसा, हाँ, फाइनेंशियल बिल की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल बिल के ऊपर इसका प्रिविलेज ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद सीनेट का कुछ स्पेशल पावर है, वो पावर क्या है देखिए। प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट करता है किन किन चीजों को, तो कैबिनेट सेक्रेटरीज को और फेडरल जजेज को, न्यायाधीश को, ठीक, और फेडरल जजेज को, और क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरीज को, फेडरल जजेज को और एम्बेसडर को, जो दूसरे देश में होते हैं राजदूत, उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को कैबिनेट सेक्रेटरीज या फेडरल जज या एम्बेसडर अगर अपॉइंट किया है और सीनेट इससे सहमत नहीं है, तो सीनेट जो है इस कैबिनेट सेक्रेटरीज को या फेडरल जजेज को या किसी भी एम्बेसडर को वो उसके अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट कर सकता है। इतना अधिकार सीनेट को दिया गया है।
ये अधिकार सीनेट को दिया गया, जो राष्ट्रपति के द्वारा किए गए किसी भी अपॉइंटमेंट को, इनमें से कैबिनेट सेक्रेटरी हो, फेडरल जजेज हो, एम्बेसडर हो, उस अपॉइंटमेंट को निरस्त कर सकता है। ये सीनेट का पावर दिया गया इतना। ठीक। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति, ठीक, किसी दूसरे देश के साथ कुछ नेगोशिएट करता है या कोई ट्रीटी साइन करता है ऑन द बिहाफ ऑफ यूएसए, ठीक, और सीनेट उनके द्वारा किए गए नेगोशिएशन या ट्रीटी, संधि या समझौते में कुछ चेंजेस करने हैं या उसको रिजेक्ट करने हैं, तो सीनेट उस इनके द्वारा किए गए ट्रीटीज को रिजेक्ट कर सकती है। ठीक। ये प्रेसिडेंट के द्वारा किए गए ट्रीटीज या कुछ समझौता किया है तो उसको निरस्त भी या उसमें बदलाव भी करने का अधिकार सीनेट के पास है। इस तरीके से राष्ट्रपति के ऊपर कंट्रोल करने का काम, यानी राष्ट्रपति तानाशाह ना बन जाए, इसके ऊपर कंट्रोल करने का काम सीनेट का होता है। यानी राष्ट्रपति जो है कोई ट्रीटी साइन करता है विथ अदर कंट्रीज, ट्रीटी साइन करता है विथ अदर कंट्रीज, तो ऐसा है जो अदर कंट्री के साथ कोई ट्रीटी साइन करता है राष्ट्रपति, तो इस ट्रीटीज में चेंजेस कर सकता है सीनेट या उसको रिजेक्ट, निरस्त भी कर सकता है। इतना पावर सीनेट के पास है। इस तरीके से हमने उसकी विधायिका का पूरा कार्य हमने देख लिया। जो विधायिका क्या है, सबसे पहला कार्य, इस तरीके से हमने विधायिका का पूरा कार्य देख लिया। सबसे पहला कार्य जो कानून बनाने का था, कैसे कैसे कानून बना हमने देख लिया। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में गया, फिर सीनेट में गया और उसके बाद राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए पास गया। संविधान में संशोधन कर सकता है, हमने देखे उसकी प्रक्रिया कैसे संविधान में संशोधन कर सकता है। उसके बाद हमने देखा क्या, जो फाइनेंशियल बिल के ऊपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का पावर ज़्यादा है। ठीक। उसके और अगर सीनेट की बात करें तो ये राष्ट्रपति को कंट्रोल करने का काम सीनेट करता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा किए गए अपॉइंटमेंट में अगर सीनेट सहमत नहीं है तो उस अपॉइंटमेंट को निरस्त कर सकता है सीनेट। और राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के साथ कोई ट्रीटीज साइन किया और सीनेट उसमें कुछ बदलाव करना चाहता है या उस ट्रीटीज को ही निरस्त करना चाहता है, तो सीनेट अपने मेजोरिटी के साथ उसको बदलाव कर सकता है, उसको निरस्त कर सकता है। एक लास्ट काम ऐसा है, जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या स्टेट का जो गवर्नर है, अगर ये किसी चीज में दोषी होते हैं या कदाचार, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, इन चीजों के ऊपर ये दोषी पाए जाते हैं, तो इनको हटाने का जो प्रक्रिया है उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। हिंदी में महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। इन प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को या गवर्नर को हटाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया कैसी होती है? सबसे पहले अगर ऐसा पाए जाने से वो चीज आती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, यहाँ से पास होने के बाद जब वो सीनेट के पास आती है तो सीनेट हैज द सोल पावर टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड एक्ट एज अ ज्यूरी, यानी वहां पे वो एक इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है यहाँ पे और एक ज्यूरी के रूप में कार्य कर सकता है, और दोषी पाए जाने पे इसको पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर को पद से हटाया जा सकता है। ये इम्पीचमेंट का कार्य। इस तरीके से वहां की जो विधायिका है, वहां की जो लॉ मेकर्स है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट, इसका क्या क्या काम है हमने देख लिया। अभी हम देखने वाले हैं वहां की एग्जीक्यूटिव, छोटा सा चीज है, यहीं पे हमको पढ़ना है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपतीय शासन, यानी कार्यपालिका की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, इसका निर्णय अभी हम देखने वाले हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अभी हमको देखना है वहां की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव क्या होती है? एग्जीक्यूटिव मैं बता चुका हूं क्या होती है। तो विधायिका के द्वारा बनाए गए विधि के अनुसार से देश में इंप्लीमेंट करना है, देश में शासन करना। तो ये काम कौन करेगा? ये विधायिका का काम कौन कर रहा था? तो हम देख रहे थे विधायिका काम ये लोग कर रहे थे, 435 मेंबर यहाँ पे और 100 लोग यहाँ पे। ये लोग कहाँ से आए हुए थे? तो ये लोग का इलेक्शन हुआ था ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, और ये लोग का स्टेट में इलेक्शन होके चुन के आए हुए थे यहाँ पे, ठीक ना। तो वैसे ही ये कार्यपालिका का काम कौन करेगा? कितने लोग करेंगे? कहां से ये आएंगे? ठीक ना। तो इसके लिए पूरे दुनिया में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं।
ठीक है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री में। एक को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सिस्टम हम पढ़ चुके थे यूके जब पढ़ रहे थे, यूके का पॉलिटिकल सिस्टम। यूके का पॉलिटिकल सिस्टम जब पढ़ रहे थे उस समय हम देखे हुए थे जो वहाँ की जो विधायिका का जो लोअर हाउस है, वहाँ की जो विधायिका का, जैसे यूएस में जो विधायिका का लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जिसमें 435 मेंबर हैं, जबकि यूके की विधायिका का जो लोअर मेंबर है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। इसमें 650 मेंबर आते हैं। ठीक, इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक, तो इस 650 मेंबर में से जिस भी पार्टी को इसमें से मेजोरिटी मिलता है, मेजोरिटी मतलब आधे से ज्यादा मिलता है, उस पार्टी को एग्जीक्यूटिव का काम, कार्यपालिका का काम दिया जाता है। यानी ये विधायिका का चुनाव हुआ और इसके सदस्य को जिसमें जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी, यानी मान लेते हैं अगर लेबर पार्टी को मेजोरिटी मिली है तो इस लेबर पार्टी के जो सदस्य हैं इसी के द्वारा एग्जीक्यूटिव का काम किया जाएगा, इसी के मेंबर को एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये हो गया। नहीं, एग्जीक्यूटिव का काम कौन करेगा तो ये डिपेंड करता है वहां के लोअर हाउस में, यानी वहां की विधायिका में, यानी वहां के जो लॉ मेकर है उसका जो इलेक्शन हुआ उसमें मेजोरिटी जिसको मिलेगी वो ये काम करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का काम करते हैं। ठीक, तो ये सिस्टम को बोलते हैं संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली। जबकि यूएस में क्या होता है, यूएस में ऐसा सिस्टम नहीं है विद्यमान। यूएस में ऐसा सिस्टम नहीं है। यूएस में कैसा सिस्टम है, तो यूएस में जो सिस्टम है उसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अभी ये क्या होता है हम पढ़ेंगे। ठीक, वहां पे यूके में क्या देखे थे, विधायिका का इलेक्शन हुआ, उसके सदस्य को ही कार्यपालिका का काम दिया गया। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं ये कार्यपालिका का काम करता कौन है, तो वहां पे जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट, यही होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। यानी कार्यपालिका का हेड यही प्रेसिडेंट होता है। साथ साथ ये हेड ऑफ स्टेट भी ये होते हैं, यानी राज्य प्रमुख के साथ साथ सरकार प्रमुख भी ये होता है। ये प्रेसिडेंट ये एग्जीक्यूटिव का काम करता है, यानी कार्यपालिका का काम ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है। ठीक, राष्ट्रपति करता है। ठीक? तो ये राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ये होते हैं। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट विधायिका से आते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो या तो राष्ट्रपति होंगे, ठीक, या फिर मोनार्की से आएंगे। ये सिस्टम होते हैं प्रेसिडेंट, ये हेड ऑफ स्टेट के। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट यही होते हैं। तो हम देखते हैं ये लोग कहां से आते हैं, प्रेसिडेंट कहां से आते हैं, क्या विधायिका से आते हैं? नहीं, ये विधायिका से पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा नहीं आते हैं। इसका सेपरेट इलेक्शन होता है, इसका सेपरेट इलेक्शन होता है। ठीक, इसके मतलब इससे इसको नहीं लिया जाता, इसका अलग से चुनाव होता है। ठीक है ना, इस चुनाव के लिए वहाँ यूएस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए है तो 35 ईयर एज होना चाहिए। ठीक, दूसरा 35 ईयर एज होना चाहिए, यूएस बॉर्न सिटीजन्स होना चाहिए, यानी ऐसा नागरिक जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है वही लोग राष्ट्रपति वहां पे बन सकते हैं। ऐसा नहीं जो किसी और देश का नागरिक है और बाद में चल के यूएस की सिटीजनशिप, यूएस की नागरिकता उसको मिल गई तो वो बन सकता है राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है। वहां राष्ट्रपति बनने के लिए उस अमेरिकन नागरिक का जन्म यूएस में होना चाहिए ऐसा, और वह कंटिन्यूअसली 14 ईयर से यूएस में रह रहा होना चाहिए। 14 साल से कंटिन्यूअसली वहां पे रह रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं जो वहां का नागरिक है और वो किसी और देश में व्यापार बिजनेस ऐसा कुछ करने के लिए चला गया हो, ऐसा नहीं। 14 ईयर से यूएस में रह रहा होना चाहिए। तो उसका सेपरेट इलेक्शन इस तरीके से होता है। ठीक,
इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब जनता जो है, वहां का सिटीजन जो है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं चुनती है और प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा यहाँ पे चुनाव होता है। और उसका एक सेपरेट वीडियो बना के मैं बताऊंगा जो वहां की चुनाव की प्रक्रिया कैसी कैसी राष्ट्रपति की होती है, ठीक है ना। अभी बस इतना जान लीजिए, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है। उसका क्वालिफिकेशन ये है, इसका टर्म जो होता है, एक बार प्रेसिडेंट चुनने के बाद उसका टर्म 4 साल के लिए होता है। 4 साल तक के लिए वो राष्ट्रपति बना रहेगा और टोटल 2 बार 2 टाइम्स वो राष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है 2 साल। ये 1951 के द्वारा ऐसी व्यवस्था लाई गई, जो कोई एक व्यक्ति बस 2 बार ही राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, ठीक, लड़ सकता नहीं, 2 बार ही वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। लड़ तो कितना बार भी सकता है, लेकिन वहां का राष्ट्रपति सिर्फ 2 ही बार वो बन सकता है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया वहां पे, ठीक। ये व्यवस्था है वहां पे एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव इसके द्वारा बनाए गए विधियों को लागू करने का काम करता है, ठीक। ये व्यवस्था है। प्रेसिडेंट होते हैं, सेपरेट इलेक्शन होता है, इससे इसको नहीं लिया जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसी से एग्जीक्यूटिव को लिया जाता था, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इसका सेपरेट अलग से इलेक्शन होता है, एक फिक्स टर्म के लिए इलेक्शन होता है, ठीक। ये व्यवस्था है वहां के एग्जीक्यूटिव हेड का। तो अभी हम देख चुके हैं, जो वहां का जो राष्ट्रपति होता है, जो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, राज्य प्रमुख होता है, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, वो राष्ट्रपति होता है। और ये राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है। ये राष्ट्रपति क्या होता है? इलेक्टेड होता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, रिपब्लिक क्या होती है। तो जिस भी देश में हेड ऑफ स्टेट जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा, वो अगर इलेक्टेड हो तो ऐसे देश को रिपब्लिक कहते हैं। जैसे इंडिया में जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, यानी हेड ऑफ स्टेट जो होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, वो राष्ट्रपति होता है, और वो राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है। सो इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी गणतांत्रिक देश कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा जो जिस भी देश में हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो, वैसे देश को रिपब्लिक कहते हैं। तो ये आंसर आ गया मेरा, ठीक। तो ये हो गया आपके एग्जीक्यूटिव, ये हो गया आपके लेजिस्लेटिव के 2 हाउसेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। एग्जीक्यूटिव वहां का प्रेसिडेंट होता है, जो हेड ऑफ स्टेट भी होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के द्वारा ये चुना जाता है, ठीक ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा नहीं, ठीक। और ये व्यवस्था है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो डिफरेंसेस हैं, ये हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होगा, वो लेजिस्लेटिव में जिस भी पार्टी को मेजोरिटी रहेगी, उस पार्टी के सदस्यों को एग्जीक्यूटिव का काम दिया जाएगा। और ये तब तक सरकार में रहेगा जब तक इस पार्टी का मेजोरिटी यहाँ पे बना हुआ रहेगा। अगर इस पार्टी के कुछ सदस्य अगर रिजाइन कर देते हैं, उनका डेथ हो जाता है, ठीक। तो ऐसे समय में जैसे इसका मेजोरिटी नहीं होती है, माइनॉरिटी हो जाती है, उसकी संख्या कम हो जाती है, ये सरकार गिर जाता है। सो इसको बोलते हैं इनस्टेबल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। ऐसे इसका नॉर्मल टर्म 5 ईयर के लिए होता है इसके सदस्यों का। सो सरकार का टर्म नॉर्मल 5 ईयर होता है। लेकिन अगर बीच में अगर 3 साल 4 साल में ही अगर ये मेजोरिटी के कुछ सदस्य रिजाइन करते हैं, उनका डेथ हो जाता है, कुछ भी होता है, ऐसे माइनॉरिटी में आ गए, तो ये सरकार यहाँ पे मेजोरिटी में आने के बाद ये सरकार गिर जाएगी। सो इसको इनस्टेबल गवर्नमेंट कहते हैं। और इसको स्टेबल गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 4 साल के लिए चुना गया है। तो 4 साल ये अपना टर्म पूरा करेगा, अपना टर्म कंप्लीट करेगा। ये 4 साल अपना टर्म कंप्लीट करेगा। इस तरीके से ये एग्जीक्यूटिव हो गए, ये आपके लेजिस्लेटिव हो गए। अभी हमको लास्ट पढ़ना है वहां की जुडिशरी के बारे में, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, क्योंकि मतलब क्या होती है। तो जब लॉ मेकिंग होगा, जब लॉ कोई बनाया जाएगा, तो उस समय में जो वहां के सिटीजन्स हैं
वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उस लॉ को बनाएगा। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो व्यवस्था थी, जो कोई अगर लॉ बनाने हैं या संविधान में कुछ संशोधन करने हैं, उस समय में वहां के सिटीजन से डायरेक्ट रिफरेंडम, जनमत संग्रह कराया जाता था, पूछा जाता था जो ऐसा लॉ बनना है कि नहीं। ठीक, वो रिफरेंडम के द्वारा वहां के सिटीजन्स अपना मत देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों का, ये डिसाइड करते हैं जो कौन सा कानून बनना है, कौन सा कानून नहीं बनना है। सो स्विट्जरलैंड में जो व्यवस्था थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की थी। ठीक, क्योंकि जनता डायरेक्टली वहां पे पार्टिसिपेट करते थे, जबकि यहाँ जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। फेडरल सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, वहां पे एक सेंटर होगा यहाँ पे और 50 स्टेट में बटे हुए हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये सिस्टम हो गया जहां पे एग्जीक्यूटिव का सेपरेट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया। रिपब्लिक क्या होता है, जहां पे हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो, रिपब्लिक कहलाता है। जहां पे हेड ऑफ स्टेट अपॉइंटेड हो, एक फिक्स परंपरा से आ रहे हो, वहां पे उसको मोनार्की सिस्टम कहते हैं। और वहां की जुडिशरी क्या होती है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। ठीक, तो हम ये जानते हैं जो यूएस इज अ फेडरल कंट्री। यूएस क्या है, एक फेडरल कंट्री है, एक संघीय मतलब देश है। तो हम फेडरल क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, एक सेंटर होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ठीक, और 50 यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगा, 50 स्टेट गवर्नमेंट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लिस्ट दिया गया, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इनको शासन करने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को शासन करने हैं बहुत सारे सब्जेक्ट। जैसे हो गया आपके, जैसे हो गया डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनको दिया गया और इनको लिस्ट दिया गया जिन पे इनको शासन करने हैं, जो लोकल और रीजनल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे सब्जेक्ट इनको दिए गए हैं। ठीक, हमको वहां की जुडिशरी पढ़ना है। तो वहां के जुडिशरी में क्या है, एक सेंट्रल लेवल, एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी वहां पे नहीं है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो होता है, जैसे इंडिया में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। कैसे, तो सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हाई कोर्ट, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक, इस तरीके से सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इस तरीके से वहाँ एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ये सुनवाई करेगा, चाहे वो राज्य वाले सब्जेक्ट हो या केंद्र वाले सब्जेक्ट हो, ऐसा है। लेकिन अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। सेंट्रल लेवल पे एक जुडिशियल सिस्टम है, सेंट्रल लेवल पे एक जुडिशियल सिस्टम है जो सिर्फ सेंट्रल के जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो सेंट्रल के जो सब्जेक्ट हैं इसी के ऊपर सुनवाई करेंगे। जो सिर्फ सेंट्रल के लेवल पे जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के ऊपर ही सुनवाई करने के लिए एक सेंट्रल लेवल पे एक जुडिशियल सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया। और जो 50 ये स्टेट है, हर स्टेट का अपना जुडिशियल सिस्टम है। ठीक, हर स्टेट का अपना जुडिशियल सिस्टम है। यानी स्टेट वाले सब्जेक्ट, अगर मान लेते हैं कोई एजुकेशन के मामला हो, तो एजुकेशन का मामला हो तो इसको इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, या फिर अगर कोई डिफेंस का मामला हो तो उसको इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर कोई डिफेंस का इस सब्जेक्ट का कोई मामला हो तो उसको चुनौती इसी जुडिशियल सिस्टम में दिया जाएगा। और जो राज्य के जो सब्जेक्ट हैं इसको इसी सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम में ही दिया जाएगा सुनवाई का। इस तरीके से वहां पे राज्य के लेवल पे और स्टेट के लेवल पे, दोनों लेवल पे अपना अपना एक जुडिशियल सिस्टम है। ठीक, जैसे अगर वहां पे अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे, तो सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ठीक, इसके नीचे सर्किट
कोर्ट्स ऑफ अपील और इसके नीचे यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ठीक, सर्किट कोर्ट में टोटल 13 जजेज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेज होते हैं, 9 जजेज होते हैं। ठीक, अभी जो ये 9 जजेज हैं, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, वहां का राष्ट्रपति करता है, इसको अपॉइंट करता है। लेकिन कंफर्मेशन जो है वो सीनेट के द्वारा, मैं बता चुका हूं, यूएस के द्वारा फेडरल जजेज को जब अपॉइंट किया जाता है तो सीनेट उसको कंफर्म करता है। अगर सीनेट इस जजेज के अपॉइंटमेंट से सहमत ना हो तो उस जजेज के अपॉइंटमेंट को निरस्त कर सकता है। इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेज को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन कंफर्मेशन सीनेट के द्वारा, वहां के जो अपर हाउसेस हैं जिसके 100 मेंबर हैं वो लोग इसको कंफर्म करेगा। ठीक, तो जनरली क्या होता है, जो ये 13 जजेज हैं इसी में से एक जजेज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दिया जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की बात वहां के संविधान में नहीं कही गई है। ये है आपका सेंट्रल लेवल पे जो जुडिशियल सिस्टम है। सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे सर्किट कोर्ट्स ऑफ अपील, उसके नीचे यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक, ये सिर्फ सुनवाई सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर ही कर सकते हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर नहीं। ये व्यवस्था है वहां के सेंट्रल लेवल पे। अभी अगर वहां पे स्टेट की बात की जाए, तो मान लेते हैं वहां का एक स्टेट है टेक्सास। ठीक, इसके जुडिशियल सिस्टम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपर में दो न्यायालय हैं। सबसे ऊपर में एक कोर्ट क्रिमिनल्स अपील और एक सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ये क्रिमिनल्स लोगों का है और ये सिविल लॉ के लिए है। कोर्ट्स ऑफ अपील, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके नीचे काउंटी कोर्ट। काउंटी कोर्ट के नीचे भी 2 कोर्ट आते हैं, एक म्युनिसिपल कोर्ट, ठीक, और जस्टिस कोर्ट। ठीक, ये जो जुडिशियल सिस्टम है ये हर राज्य का डिफरेंट हो सकता है। उसके हर राज्य का मैं बता चुका हूं फेडरल सिस्टम में। तो यहाँ पे हर राज्य का अपना एक संविधान होता है, उस संविधान के अनुसार से वहां के राज्य के जुडिशियल सिस्टम को अपनाया गया। ये टेक्सास का जुडिशियल सिस्टम है। सबसे ऊपर में 2 कोर्ट होते हैं। ठीक, ये 2 कोर्ट, ये कोर्ट्स ऑफ अपील के दिए हुए फैसले के चुनौती यहाँ पे दी जा सकती है। इसके नीचे 2 कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, काउंटी कोर्ट के नीचे म्युनिसिपल कोर्ट और ये जस्टिस कोर्ट। इस तरीके से वहां का जुडिशियल सिस्टम राज्यों का है, एक राज्यों का। ठीक, ये हो गया आपके वहां का जुडिशरी। तो कुल मिला के हम देख रहे थे वहां का जो सेंट्रल लेवल पे जुडिशियल सिस्टम है और स्टेट लेवल पे जुडिशियल सिस्टम है। सेंट्रल लेवल पे जो जुडिशियल सिस्टम है वो सिर्फ सेंट्रल लिस्ट के ऊपर ही सुनवाई करेगा और राज्य लेवल पर जो जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट है, वो राज्य के सूची में दिए गए विषयों के ऊपर ही सुनवाई कर सकता है। अभी हमको 2-3 चीज देखना है। लास्ट एक देखना है, हम देखें एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका और जुडिशरी न्यायपालिका। ठीक, तो हम ये देख चुके हैं क्या, जो लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना। ठीक, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इस कानून को लागू करना देश में। ठीक, और इस जुडिशरी का काम होता है न्याय करना, कोई गलत काम ना कर दे, न्याय करना। ठीक, अभी देखते हैं इन दोनों के रिलेशन के आधार पे 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, वो हम देख चुके हैं। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति प्रणाली, और दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम।
ठीक, संसदीय प्रणाली। ठीक, इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो विधायिका का चुनाव हुआ उसी व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव का काम दिया गया, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में विधायिका का चुनाव अपना काम के लिए होगा और एग्जीक्यूटिव का चुनाव अपना काम के लिए होगा। एग्जीक्यूटिव के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, विधायिका के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सीनेट के मेंबर का चुनाव होगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके एग्जाम्पल है यूएस, इसके एग्जाम्पल है यूके, इंडिया, कनाडा, ये सारे देश हैं, ये व्यवस्था है। ठीक, लेकिन अभी हम ये देखने वाले हैं जो विधायिका और लेजिस्लेटिव के रिलेशन के आधार पे भी दो प्रकार के सिस्टम है। एक सिस्टम को बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दूसरा को बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दूसरा विधि की विधिवत प्रक्रिया। विधि की विधिवत प्रक्रिया, दो प्रकार के सिस्टम है यहाँ पे। किसका दो प्रकार का सिस्टम है, तो विधायिका जो कानून बनाने वाला है और जो न्याय करने वाला है, इन दोनों के रिलेशन के आधार पे। अभी क्या है देखते हैं। विधायिका क्या किया, ये कानून बना दिया। ठीक, अभी इस कानून को रिव्यू करने का, जांचने का अधिकार अगर जुडिशरी के पास है, तब ये सिस्टम लागू होते हैं। अगर इसके द्वारा बनाए गए कानून को जांचने का अधिकार नहीं है, तब ये सिस्टम लागू होता है। यानी अगर विधायिका किसी कानून को बनाया और इस कानून को जांचने का अधिकार जुडिशरी को नहीं है, ये कानून सुप्रीम हो गया, ये रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है, रिव्यू हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। वहां पे विधायिका सुप्रीम हो जाती है। क्यों, इसके द्वारा बनाई गई विधि को कोई रिजेक्ट करने वाली इकाई नहीं है। ठीक, ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी यहां पे होती है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है, यानी संसदीय सर्वोच्चता होती है, यानी संसद यहाँ पे सर्वोच्च होती है। क्यों, संसद के द्वारा यानी विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को रिव्यू नहीं करने वाली कोई संस्था नहीं होती है। ठीक है ना, ये सुप्रीम हो जाती है विधायिका। ये इसका एग्जाम्पल है ये स्विट्जरलैंड, ठीक, यूके। ऐसी है वहां की जो विधायिका है, वहां की विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को रिव्यू करने का, रिजेक्ट करने का अधिकार जब न्यायपालिका को ना हो, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये क्या सिस्टम है, तो जब विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को रिव्यू करने का अधिकार जुडिशरी के पास है, अगर इलीगल होने से, कुछ गलत होने से उसको रिजेक्ट करने का भी अधिकार भी, यानी रिव्यू और निरस्त, रिजेक्ट करने का अधिकार जब न्यायपालिका के पास हो, यानी इसके द्वारा बनाई गई विधि सर्वोच्च ना हो, इस पर लगाम लगाने वाली भी एक इकाई हो, तो ऐसे प्रणाली को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। ये जुडिशियल सुप्रीमेसी यहां पर होती है, जुडिशियल सुप्रीमेसी। जहां जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या होती है, तो न्यायपालिका सर्वोच्च हो जाती है, इसके द्वारा बनाई गई विधि को लगाम लगाने वाली एक इकाई है, मौजूद है, इसको अगर गलत होने से इस कानून को रिजेक्ट कर सकती है, जांच सकती है, तो ऐसे प्रणाली को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। और जुडिशियल सुप्रीम हो जाती है यहाँ पे, इसके विधायिका के ऊपर जुडिशरी हो जाती है, तो ऐसे सिस्टम को जुडिशियल सुप्रीमेसी यानी विधि द्वारा स्थापित विधि की विधिवत प्रक्रिया इसको बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसको बोलते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल है यूएस। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कभी कभी ये सिस्टम, कभी कभी ये सिस्टम, ये चलते हैं। अभी इंडिया का जब पढ़ेंगे तो उस समय हम इन चीजों को देखेंगे। ये है आपके पूरे यूएस का स्ट्रक्चर सरकार का, कैसे यूएस में सरकार चलाई जाती है।